हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पर। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे किस प्रकार से जो परागकण होता है पराग नली का निर्माण करता है। पराग नली का निर्माण करने के बाद कहाँ पे जाता है? पराग नली कहाँ पे जाता है? बीजांड के अंदर जाता है। और बीजांड के अंदर जाने का उसका 3 तरीका हम लोग देखे थे। 3 तरीका से जा सकता है। कहाँ कहाँ से जा सकता है बीजांड के अंदर? बीजांड द्वार द्वारा और निभाग द्वारा, और एक और था आद्य आवरण द्वारा, या उसको हम लोग एक और तरीका हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उसके बीजांड विहीन द्वारा क्या होता है? पराग नलिका क्या होता है? परागकण के अंदर जाता है। तो ये सब चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किए थे। जैसे कि बताया गया था कि अगर कोई यहाँ पे क्या होता है, परागकण यहाँ पे पहुंच जाता है। परागकण यहाँ पे पहुंचने के बाद पहला तो ये चीज होता है कि परागकण जब यहाँ पे पहुंचता है तो ये पहले डिसाइड करता है कि जो परागकण इसका आया हुआ है उसी फूल के वो जाति का है कि नहीं है। पहले ये डिसाइड करता है ना। तो यहाँ पे अगर परागकण जब पहुंचता है तो पहले ये डिसाइड होता है कि ये जो परागकण इसके वर्तिकाक पे आया है वो कहाँ पे आया है, उसी फूल का वो परागकण है कि नहीं है, मतलब उसी जाति के पौधे का परागकण है कि नहीं है। तो इसको पहचान करने के लिए इसके पास क्षमता होता है। और कैसे पहचान करता है इसका? इसके पास एक प्रोटीन होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है प्रोटीन के रूप में, जो पहचान करता है कि ये परागकण जो इसके ऊपर आया है वर्तिकाक के ऊपर वही जाति का है कि नहीं है। अगर उस जाति का होता है तब ये परागकण क्या करता है? पराग नली का निर्माण करता है। और ये जो पराग नली होता है, नली का यहाँ पर नली बनेगा, अंदर में यहाँ पे क्या होता है? बीजांड होता है। अब बीजांड के अंदर क्या होता है? पराग नली निकल के जाता है। अब पराग नली वहां पे जाने के बाद क्या करता है? इसके अंदर हम लोग पढ़े थे पराग नली निकल के जाता है। और ये जो पराग नली बनता है, पराग नली बनने के बाद जो यहाँ पे पराग नली जैसे ही बन जाता है, जो परागकण होता है वो बदल जाता है एक कायिक कोशिका में, और 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। जो परागकण होता है वो क्या करता है? एक कायिक कोशिका बन जाता है और एक 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। जब 2 नर युग्मक इसके अंदर आता है, किसके अंदर? बीजांड के अंदर। तो जो 2 नर युग्मक बीजांड के अंदर आता है तो आने के बाद क्या करता है? किसके साथ मिलता है? दोहरा निषेचन पढ़े थे हम लोग। क्या करता है? एक नर युग्मक किसके साथ मिलता है? बीजांड के अंदर किसके साथ मिलता है? एक नर युग्मक। 2 नर युग्मक आता है और एक नर युग्मक किसके साथ मिलता है? अंड कोशिका जो होता है। अंड कोशिका कहाँ पे रहता है? तो बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिका होता है। 2 सहायक कोशिका होता है, एक अंड कोशिका होता है, और एक प्रतिव्यासांत कोशिका 3 नीचे की ओर रहता है जो निभाग की ओर रहता है। ठीक। अब बीजांड द्वार की ओर हम लोग 3 कोशिका पढ़ते हैं, जो 2 सहायक होता है, एक अंड कोशिका होता है। तो एक जो होता है युग्मक किसके साथ मिलता है? अंड कोशिका के साथ मिलके युग्मनज का निर्माण कर लेता है, और उसी से क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है। और एक दूसरा जो नर युग्मक होता है वो किसके साथ मिलता है? तो बीजांड के अंदर 2 केंद्रक कोशिका होता है, केंद्रीय कोशिका, जो पहले से ही द्विगुणित होता है। पहले से ये 2 केंद्रक मिला है तो क्या है? द्विगुणित है। उसके बाद एक और क्या हो जाता है? इसमें नर युग्मक आके मिल जाता है, तो ये कैसा बन जाता है? त्रिगुणित बन जाता है। तो ये जो तीसरा होता है यहाँ त्रिगुणित बन गया, और इसका जो बनता है ये इससे क्या चीज का निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो भोजन पदार्थ करने में मदद करता है। किसको? भ्रूण को। ये हम लोग को खाने योग्य पदार्थ भी बनाता है, जिसका हम लोग बीज क्या करते हैं? खाते हैं। तो उसमें भ्रूणपोष पाया जाता है, तभी जाकर उसको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो ये दोहरा निषेचन का कारण होता है। दोहरा निषेचन का मतलब यही हो गया कि 2 बार निषेचन की घटना हुआ। एक बार तो अंड कोशिका के साथ मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है जिससे भ्रूण बनता है। दूसरा क्या होता है? केंद्रीय कोशिका के साथ मिलता है, और केंद्रीय कोशिका के साथ मिलके क्या करता है? वहां पे भ्रूण पोष का निर्माण करता है। ठीक है। इतना चीज हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। अब ये जो भ्रूणपोष है, तो भ्रूणपोष के बारे में हम लोग देख लिए थे। भ्रूणपोष का निर्माण कैसे हो रहा है? तो भ्रूणपोष का निर्माण होने के लिए जो एक नर युग्मक है किसके साथ मिला?
केंद्रीय कोशिका के साथ मिला, केंद्रीय कोशिका के साथ मिलने के बाद भ्रूण कोश का केंद्रक बनता है पहले, और उसका विभाजन होकर भ्रूण कोश का निर्माण होता है। भ्रूण कोश का कोई काम पूछेगा तो क्या बताएंगे कि भ्रूण का पोषण प्रदान करने में मदद करता है, यह हम लोग का क्या करता है, खाने योग्य सामग्री के रूप में, हम लोग भोजन के रूप में उसका इस्तेमाल भी करते हैं। अगर भ्रूण पोष नहीं रहेगा तो फिर खाने योग्य बीज नहीं रहता। हम लोग बहुत सारी चीजों का बीज खाते हैं ना, कल भी बताए थे। अब इसी का हम लोग प्रकार देखने वाले हैं। भ्रूण पोष का अलग अलग प्रकार होता है। विभाजनों के आधार पर भ्रूण पोष को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक है केंद्रीय भ्रूण पोष। तो पहले ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। एक प्रकार का हम लोग केंद्रीय भ्रूण पोष देखने को मिलता है। इस प्रकार के भ्रूण पोष में भ्रूण पोष केंद्रक का विभाजन मुक्त केंद्रीय होकर फ्री होता है। इस प्रकार के विभाजन में केंद्रकों के बीच भित्तियां नहीं बनती है और अंत में कोशिका भित्तियों के बनने के कारण संपूर्ण भ्रूण पोष कोशिकीय हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये बीजांड है, बीजांड के अंदर यहाँ पे ये भ्रूण पोष बना है बीच में, तो भ्रूण पोष जब बनता है तो ये एक केंद्रक, मतलब इसमें 3 केंद्रक होता है, 3 केंद्रीय मिलकर बनता है, इसलिए कि एक नर युग्मक होता है, 2 पहले से अपना केंद्रक रहता है। अब इसी का क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है। लेकिन जब भी हम लोग जानते हैं कि कोशिका का केंद्रक विभाजन होता है तो उसका कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है, और साथ साथ जब भी कोशिका का केंद्रक विभाजन होता है तो कोशिका का विभाजन भी होता है। कोशिका का केंद्रक विभाजन इसलिए होता है ना कि नए 2 कोशिका का निर्माण होके, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हम लोग क्या देखने को मिलता है, सिर्फ पहले हमको, अगर इसमें हम लोग बात करेंगे, मान लें कि ये भ्रूण कोश का केंद्रक है, तो इसका विभाजन जो होगा, तो विभाजनों का केंद्रक, अलग अलग केंद्रक का निर्माण होता जाएगा। कोशिका का निर्माण पहले नहीं होता है, सिर्फ क्या होगा, अलग अलग केंद्रक का निर्माण होगा, उसके ऊपर कोई लेयर नहीं बनेगा। कहने का मतलब कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है कि अलग अलग हम लोग बोल सकते हैं कोशिका बन चुका है, अलग अलग नहीं बनता है। सब पहले केंद्रक का निर्माण होता है। अब बाद में क्या होता है, अंत में कोशिका भित्ति बनता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले यहाँ पर कोशिका भित्तियां नहीं बनती, अंत में क्या होता है, कोशिका भित्तियों बनने के कारण संपूर्ण क्या होता है, भ्रूण कोशिकीय हो जाता है। अब यहाँ पर जितना केंद्रक इसमें बना रहता है, इसके बाद सबसे बाद में इसके ऊपर क्या बनता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, और सबसे अंदर यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरी तरह से उसको घेर लेता है। उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं नारियल के पानी, हजारों मुक्त केंद्रकों से बने एक मुक्त केंद्रीय भ्रूण पोष होता है। देखते हैं हम लोग कि जो नारियल का पानी होता है, पहले उसके अंदर सिर्फ क्या होता है, पानी होता है। पहले शुरुआत में उसके अंदर क्या होता है, जो खाने योग्य पदार्थ हम लोग देखते हैं बाद में जो खाते हैं व्हाइट वाला, वो पहले नहीं बनता है, पहले पानी बनता है। और पानी जब बनेगा तो पानी कैसे बना इसके अंदर, तो जो केंद्रक था, भ्रूण पोष का जो केंद्रक था, उसी का विभाजन हो के क्या हो गया, बहुत सारा पानी का उसमें निर्माण हो जाता है। उसके बाद यही जब पानी जब बनता है तो बाद में इसके साइड में क्या बनने लगता है, भित्ति का निर्माण होने लगता है। और वही भित्ति के रूप में हम लोग देखते हैं जो व्हाइट वाला बनता है, उसी को हम लोग बाद में क्या करते हैं, खाते हैं। तो बाद में जाके बनता है, पहले इसमें सिर्फ क्या होता है, नारियल के अंदर सिर्फ पानी रहता है, जो कि वो पानी कैसे बना रहता है, इसका कोशिका का विभाजन मतलब केंद्रक का खाली टूट के बना हुआ रहता है। अब बाद में उसके ऊपर लेयर बनता है, जो भित्ति बनता है, वही जो व्हाइट वाला हम लोग बाद में देखते हैं। दूसरा है कोशिकीय भ्रूण पोष। इस प्रकार के भ्रूण पोष के निर्माण में प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक के सभी विभाजनों के बाद कोशिका भित्ति बनती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जितना भी कोशिका रहेगा, इसमें विभाजन होगा, भ्रूण पोष का केंद्रक का विभाजन होगा, और साथ साथ उसका कोशिका भित्ति भी बनते जाता है। इसमें अलग से नहीं होता है कि एक बार केंद्रक का विभाजन हो गया और बाद में उसके ऊपर भित्ति बनता है। इसमें कोशिका केंद्रक का विभाजन होगा, साथ साथ उसका भित्ति का भी क्या होने लगेगा, निर्माण होते जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, धतूरा, पेटूनिया, वाल्सम दिया हुआ है, ये कुछ उदाहरण दिया हुआ है इसका। उसके बाद तीसरा, तो ये 3 प्रकार का था। तीसरा है माध्यमिक, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोबियम भ्रूण पोष। इस प्रकार के भ्रूण पोष में भ्रूण पोष केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती है, जो मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों के हेलोबी समूह में पाया जाता है। अब देखो इसमें ये कहाँ पे पाया जाता है वो दिया हुआ है। सबसे पहले इसका क्या होता है, तो इसका जो केंद्रक होता है, एक केंद्रक एक कोशिका विभाजन होकर क्या करता है, 2 कोशिका का निर्माण करता है। तो एक जो केंद्रक होता है विभाजन होकर उसके फलस्वरूप क्या बनता है, 2 कोशिका का निर्माण होता है। और ये ज्यादातर कहाँ पे, किस पौधा में देखने को मिलता है,
तो एक बीजपत्री पौधा में देखने को मिलता है। इससे भी पहचान होता है पौधा का, एक द्विबीजपत्री पौधा होता है, क्या होता है, एक बीजपत्री पौधा होता है। ये पता है कि नहीं पता है? कैसे पहचान करते हैं कि एक बीजपत्री पौधा है, द्विबीजपत्री पौधा है? जिसका बीज क्या हो जाता है, दो हिस्सों में क्या हो जाता है, बट जाता है। जो दो हिस्सा में बट जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दो बीजपत्री कहते हैं। और दो जिसका बीज दो हिस्सों में नहीं बटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बीजपत्री कहते हैं। इसका बीज दो हिस्सों में क्या हो जाता है, बट जाता है, उसको हम लोग द्विबीजपत्री कहते हैं। और जिसका बीज नहीं बटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बीजपत्री पौधा कहते हैं। जैसे बहुत सारा बीज हम लोग देखते हैं, चना का देखेंगे, चना का बीज क्या हो जाता है, दो हिस्सा में बट जाता है, तो उसको हम लोग द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग वही चीज लिखा हुआ है कि ये जो पाया जाता है ये किसमें पाया जाता है, तो एक बीजपत्री पौधा में पाया जाता है। और ये इसका ग्रुप होता है पौधा का, हेलोबी ग्रुप होता है, जिसमें ज्यादातर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ब्लूटूथ आपका इसके पास कहाँ से गया? हाँ, तुम क्या के लिए लगा के बैठा था? हाँ, बजा कौन रहा था मोबाइल? चेक कराएगा रियल बनता है, कॉलेज से इसका ब्लूटूथ इसके पास है, ऑप्शन मांग रहा है कि देगा नहीं। भाई बजा रहे हैं, यही बजा रहा था ना, निकाल दे क्लास से, तुम लोग निकाल दे बाहर। तुम लेकर सुन रहा था ना, क्लास में पढ़ने के लिए आया। वैसा हो तो फिर किसी को मोबाइल लाने ही नहीं देंगे यहाँ पे। पढ़ने में तो मन नहीं लगता है, ये सब करने में मन लगता है। यही बजा रहा था ना। तो ये कहाँ पे एक बीजपत्री पौधा में पाया जाता है। एक और तरीका होता है पहचानने का, द्विबीजपत्री एक बीजपत्री का, उसका पत्ता देखकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि एक बीजपत्री पौधा है कि द्विबीजपत्री पौधा है। हमेशा उसको बीज देखे, जैसे आम का हम लोग देखते हैं, तो आम का जो बीज होता है अंदर में देखते हैं ना, उसका भी बीज दो हिस्सा में क्या हो जाता है, बट जाता है, तो भी क्या होता है, द्विबीजपत्री पौधा होता है। लेकिन अगर हम बीज पहले नहीं देख के ऐसे ही देख कर उसका पत्ती देख कर पहचानना होगा तो कैसे पहचानते हैं? दोनों का पत्ती जो होता है बनावट अलग अलग होता है। पत्ती अगर देखिएगा तो ध्यान से, तो एक का पत्ती कैसा दिखता है, इसका एक मुख्य शाखा होता है और उससे इसका क्या होता है, बटा हुआ रहता है। इस प्रकार का एक पत्ती देखने को मिलेगा। और एक पत्ती हम लोग को देखने को मिलता है, एक तो बीच से ही रहेगा, लेकिन इसका बीच वाला से फिर ये डिवाइड नहीं होता, इसका शाखा यहाँ से डायरेक्ट ऐसे निकला हुआ आता है सीधा सीधी। जालीकार होगा, हाँ। तो यहाँ पे ये जो होता है, तो इस प्रकार के पत्ती हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पत्ती देखिएगा तो यहाँ पे आम वगैरह का पत्ती ऐसा ही देखने को मिलता है। आम का अगर पत्ती देखेंगे तो ऐसा ही देखने को मिलेगा कि एक बीच का क्या रहेगा, सिरा रहेगा, उसके बाद ये सिरा क्या रहेगा, बटा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। पत्ती देखकर भी पहचान सकते हैं। और इस प्रकार के पत्ती हम लोग देखने को मिलता है धान में, गेहूं का पत्ती देखिएगा लोग, उसको ऐसे तोड़ने की कोशिश कीजिए लोग, तो हमेशा क्या होता है, लंबा ऐसे फटेगा। तो वहां पे क्या होता है कि वाला एक बीजपत्री पौधा होता है। तो उसे भी हम लोग पत्ती देखकर भी पहचान लेते हैं। दो चेम्बर का निर्माण, इस विभाजन से दो असमान कोशिकाएं बनती है। अब देखिए इसमें बोला गया है कि इसमें क्या होता है कि दो होता है, दो कोशिका का निर्माण होता है। और वो जो दो कोशिका का निर्माण होता है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन सा है, माइक्रोपाइलर चेम्बर। यह एक आकार में बड़ी होती है, मुख्य गुणकोश की विकास इसी चेम्बर के अंदर के बार बार होने से। अब देखिए
यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो भ्रूण कोष बनता है, सबसे पहले ये क्या होता है, इसका एक केंद्रक होता है जो विभाजन होकर क्या होता है, दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें से दो कोशिका जो बनता है, एक कौन सा होता है, माइक्रोपाइलर चेम्बर होता है, दूसरा होता है चैलेंजर चेम्बर होता है। अब इसमें से बताया जाता है कि इसका जो आकार होता है वो बड़ा होता है और इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। जो 12 वाला कोशिका होता है, इसी का केंद्रक बार बार विभाजन होकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। इसी का जो बार बार विभाजन होगा, 12 वाला जो होगा कोशिका, उसका क्या होगा, केंद्रक बार बार विभाजन करके भ्रूण कोश का निर्माण करता है। और इसमें क्या हो जाता है, विभाजन नहीं होता है, ये रुक जाता है और अक्सर ये बाद में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये अगर बात करते हैं माध्यमिक जो भ्रूण कोश होता है, तो इस भ्रूण कोश में क्या देखने को मिलता है कि इसका जो कोशिका होगा, पहले एक केंद्रक होगा जिसका विभाजन होकर दो कोशिका का निर्माण कर लेता है। और दो कोशिका में से एक आकार में बड़ा होगा, एक आकार में क्या होगा, छोटा होगा। जो बड़ा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो माइक्रोपाइलर चेम्बर कहते हैं। जो छोटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चैलेंजर चेम्बर कहते हैं। अभी दोनों में क्या होता है, तो इसका केंद्रक होगा, बार बार विभाजन देखने को मिलेगा और इसका केंद्रक में कोई भी विभाजन देखने को नहीं मिलेगा और ये बाद में जाकर नष्ट हो जाता है और इसका विभाजन करके यही भ्रूण कोश का निर्माण करता है। अब यहाँ पर रिलेटेड टर्म के बारे में, कुछ भ्रूण कोश के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। अलग अलग टर्म्स इसमें आता है। इससे पहला एक टर्म आपको सुनने को मिलेगा भ्रूणपोषी। जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें भ्रूणपोषी या एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं। इस प्रकार के एंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है, अरंडी में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जब इसमें क्या देखने को मिलता है कि पूरी तरह से जब बीज परिपक्व हो जाता है, परिपक्व मतलब बताए थे क्या होता है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि बीज परिपक्व है, मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब तैयार हो गया है। तो जब बीज तैयार हो जाता है तो उसका भ्रूणपोष जो रहता है उनमें भ्रूणपोषी होता है। अब जैसे कि वो खाने योग्य हो जाता है, उसमें भ्रूणपोष रहता है। और ये जो इस प्रकार के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी कहते हैं। पोषी मतलब क्या होता है कि पोषण युक्त हो, पोषण युक्त हो। पोषण चैप्टर पढ़ते हैं ना, एक 10th क्लास में पोषण चैप्टर भी पढ़े हैं लोग बायोलॉजी में। पोषण का मतलब क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है, खाने योग्य होता है। तो जो बीज खाने योग्य होता है या किसी भी चीज के लिए तो होता है, जो खाने योग्य होता है या इसमें से कुछ सामान ऐसा निकलता है जो खाने योग्य हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सब जो एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसको हम लोग भ्रूणपोषी कहते हैं। मतलब उसमें क्या है, पोषण भरपूर है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, अरंडी और गेहूं, मक्का, ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये सब हम लोग जानते हैं कि सब हम लोग खाने में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वैसे है अभ्रूणपोषी। जस्ट इसमें क्या लगा हुआ है, शब्द के आगे अ लगा हुआ है, मतलब इसमें क्या होगा कि ये इसमें मतलब पोषण युक्त नहीं होगा। जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष का अभाव होता है, जिसमें भ्रूणपोष नहीं होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभ्रूणपोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक बीज हम लोग कहते हैं। जैसे कि सेम, चना, मटर, मूंगफली आदि, ये क्या होता है, अभ्रूणपोषी बीज होता है। अब ये दोनों बीज और ये दोनों बीज में थोड़ा अंतर होता है। ये सब बीज जो होता है हम लोग क्या करते हैं, ये सब बीज का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सब्जी बनाने में करते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, पीस के खाते हैं ना। तो ये सब हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, भोजन में पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सब सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है। और दिया हुआ है चर्बिताभ भ्रूणपोष। परिपक्व भ्रूणपोष की सतह यदि अनियमित या अमान्य हो, उस प्रकार के भ्रूणपोष के रूमिनेंट एंडोस्पर्म कहते हैं। अब देखो, जिसका भ्रूणपोष क्या होता है, अनियमित होता है। अनियमित मतलब समझते हैं लोग ना, जो इसका बनावट जो है वो नियमित नहीं होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें, उल्टा पुल्टा देखने को मिलेगा बनावट उसका, नियमित रूप से बनावट उसको नहीं देखने को मिलता है। तो उसको हम लोग कहते हैं रूमिनेंट एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। और ये इसका अगर बात करेंगे तो सुपारी में
गहरे रंग का अंतःबीज आवरण अंदर की ओर हल्के रंग के भ्रूण पोष में घुस जाता है। अब यहाँ पर देखिए उसका अनियमित आकार कैसे हो जाता है, तो अलग अलग उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे सुपारी जो होता है, सुपारी जानते हैं लोग ना, में गहरे रंग का अंतःबीज आवरण अंदर की ओर क्या होता है, उसमें जो गहरे रंग का अंतःबीज आवरण होता है उसके अंदर की ओर हल्के रंग के भ्रूण पोष में चला जाता है। तो उसके अंदर हल्के रंग का जो भ्रूण पोष होता है उसके अंदर चला जाता है, जिसके कारण उसमें बनावट में क्या देखने को मिल जाता है, अंतर देखने को मिल जाता है। जिनिया एवं मेटाजिनिया, इनमें परागकणों के बीज या फल के गुण पर तुरंत या सीधा प्रभाव देखने के लिए किया गया था। अब इसमें देखिए एक जीनिया शब्द का यूज किया गया है, जिसमें क्या देखने को मिला था, एक साइंटिस्ट द्वारा इसको इसमें एक मतलब क्या करने के लिए इसका इस्तेमाल किए थे, तब परागकणों के बीज या फल के गुण पर तुरंत या सीधा प्रभाव देखने के लिए। जो परागकण होते हैं, परागकण का जो बीज होता है, परागकण से जो बीज बनता है या फल का निर्माण होता है, उनका सीधा प्रभाव देखने के लिए कि उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है परागकण का बीज पे, तो उसको देखने के लिए जीनिया शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जीनिया एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया था। भ्रूण पोष के बाहर के कायिक ऊतक पर परागकणों के प्रभाव को मेटाजीनिया कहा जाता है। अब देखो जो भ्रूण पोष होते हैं उनके बाहर के कायिक ऊतकों का परागकणों के प्रभाव अगर देखा जाता है, जब भ्रूण पोष जो बनता है अगर उस पर परागकण का प्रभाव देखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाजीनिया कहते हैं। मतलब जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग समझ है, यहाँ पे जीनिया का इस्तेमाल पहले किया गया किस लिए, तब परागकण का प्रभाव देखने के लिए, सीधा प्रभाव कि उस पर भ्रूण पोष पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, और उसी को हम लोग यहाँ पर नाम दिया गया भ्रूण पोष के बाहर के जब कायिक ऊतक का प्रभाव देखा गया कि परागकणों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कायिक ऊतक किसको कहते हैं, दो प्रकार के ऊतक हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, एक कायिक होगा, कायिक मतलब क्या होता है, जो शरीर बनावट, उसका जो बनावट होता है, तो जो निर्माण करता है उसको हम लोग कायिक कहते हैं। और दूसरा जन्म ऊतक होता है, जन्म कोशिका होता है जो जन्म में भाग लेता है। तो कायिक जो उसका ऊतक होता है उसके परागकणों के प्रभाव को हम लोग जो देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाजीनिया कहते हैं। जीनिया का उदाहरण मक्का में हम लोग को देखने को मिलता है, जबकि मेटाजीनिया का सामान्य उदाहरण किसमें, खजूर में हम लोग को देखने को मिलता है। आगे दिया हुआ है किरमिर भ्रूणपोष। कुछ पौधे में भ्रूणपोष का ऊतक एक जैसी कोशिकाओं से नहीं बना होता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष को मक्का में देखा जा सकता है। देखिए जब भी आप लोग बात करते हो ऊतक का, तो ऊतक हम लोग जानते हैं किससे बना रहता है, कोशिकाओं से बना हुआ रहता है। अभी हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं कि जो भी एक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऊतक बनता है उसमें जो कोशिका होता है अलग अलग आकार का हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, कुछ पौधों में भ्रूणपोष का ऊतक जो होता है एक जैसी कोशिकाओं से नहीं बना हुआ रहता है। उसमें जो कोशिका होता है वो एक प्रकार से नहीं होता है, और उसमें किस प्रकार कहाँ पे वैसा भ्रूणपोष देखने को मिलता है, तो मक्का के अंदर देखने को मिलता है। कुछ पौधों में भ्रूणपोष मंड युक्त होते हैं, उदाहरण के लिए चावल, गेहूं, मक्का। अब देखिए दो प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिलता है। जब हम लोग कोई चीज का निर्माण होता है, खाने योग्य होता है, तो जब खाने योग्य बनता है तो हो सकता है उसमें क्या हो, मिठास हो, एक बिना मिठास का हो। एक मिठास वाला होता है, एक क्या होता है, बिना मिठास वाला होता है। तो जो बिना मिठास वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मंड युक्त कहते हैं। जैसे कि हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं, चावल, गेहूं, मक्का खाते हैं, तो सब में मिठास होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन वैसे ही कुछ खाने योग्य होता है जो क्या होता है, जिसमें मिठास होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शर्करा युक्त कहते हैं। जिसमें हम लोग गन्ना जैसे खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, खजूर खाते हैं, ताड़ होता है, तो ये सब जो होता है इसमें क्या होता है, शर्करा युक्त होता है, इसमें मिठास पाया जाता है। इस में क्या देखने को मिलता है, मिठास होता है। तो दो प्रकार के यहाँ पे हम लोग जो भ्रूणपोष होता है वो दो प्रकार का देखने को मिलेगा, एक मंड युक्त होता है, एक शर्करा युक्त होता है। शर्करा सबको पता है कि शर्करा क्या होता है, चीनी को हम लोग बोलते हैं जिसमें मिठास होता है। मिठास का मतलब भी होता है, देखिए चीनी और मिठास में थोड़ा सा अंतर होता है। मिठास अलग अलग, आप लोग जाकर केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ना है मिठास के बारे में, कि हम लोग को
कोई कोई ऐसा मीठा चीज होता है कि हम थोड़ा सा मात्रा में, कोई कोई पदार्थ इतना ज्यादा मीठा होता है उसका थोड़ा सा मात्रा ले लेंगे तो कितना केजी चीनी का मतलब जगह ले लेगा। मतलब जितना चीनी यूज करते हैं तो उसका थोड़ा सा मात्रा डाल देने से क्या हो जाता है, लेकिन वो सब महंगा भी मिलता है। चीनी से सभी को पता है कि किसका बीमारी होता है, शुगर का बीमारी होता है। ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाता जो हम लोग का हार्मोन शरीर में होता है, तो उसके लिए, उसके कारण हम लोग देखने को मिलता है शुगर का बीमारी। लेकिन कोई ऐसा मिठास यूज किया जाता है जिससे शुगर फ्री लोग यूज करते हैं। देखते हैं लोग, बहुत लोग जो शुगर फ्री पीते हैं लोग, चाहे तो उसमें बाद में मीठा लगने के लिए कुछ अलग से एक टैबलेट टाइप का क्या करते हैं, डालते हैं लोग, तो वो शुगर फ्री होता है। उसमें भी मिठास है लेकिन उसमें क्या है, शुगर फ्री है, मतलब उसको शुगर बीमारी नहीं होने देगा। टमाटर तथा पेटूनिया में भ्रूणपोष कुछ कोशिकाएं द्विगुणित और कुछ त्रिगुणित होता है। अब देखो भ्रूणपोष जो होता है, कहीं कहीं पर हम यहाँ पे ऐसा भी देखने को मिलता है, भ्रूणपोष बहुत बार बनता है तो वो कभी कभी द्विगुणित भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो भ्रूणपोष बनता है वो कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। इसलिए शुरू में ही बताए थे कि ये त्रिगुणित कैसे होता है। जो भ्रूणपोष बनता है कैसे बन रहा था, पहले से दो केंद्रीय कोशिका था, दो केंद्रीय कोशिका मिलकर पहले से ही क्या होता है, द्विगुणित होता है। और उसके बाद क्या होता है, उसमें युग्मक का संलयन होता है, और जब युग्मक संलयन होगा तो फिर से एक और मिल जाएगा तो क्या हो जाता है, त्रिगुणित हो जाता है। तो उसको बताया था कि पहले से जो सिंगल रहता है, अगुणित रहता है, उसको एन से दिखाते हैं। तो दो केंद्रक था तो दोनों केंद्र अगुणित था, दोनों मिलकर पहले से ये क्या था, द्विगुणित हो गया था। और फिर जो नर युग्मक एक और था इसके साथ आके मिल गया था, मिलने से ये क्या बन गया था, त्रिगुणित हो गया था। द्विगुणित और त्रिगुणित होने से बनावट में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। हम लोग का जो कोशिका होता है, हम लोग का जो कोशिका होता है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है कि त्रिगुणित होता है, द्विगुणित होता है ना। हम लोग का जितना भी कोशिका होता है, शरीर का काई कोशिका होता है, तो सबके सब क्या होता है, द्विगुणित होता है। सभी को पता है कि हम लोग का जो कोशिका टोटल कितना होता है, 46 होता है। 46 में हम लोग जोड़ा में सबके सब रहता है, जितना भी हम लोग का शरीर का कोशिका होता है सब जोड़ा में रहता है, इसलिए बोला जाता है कितना जोड़ा है, 23 होता है। कभी भी किसी के कोशिका में अगर परिवर्तन होता है तो उसके बनावट में क्या देखने को मिल जाता है, चेंजिंग देखने को मिलता है। कभी भी ऐसा गलती से किसी का शरीर का कोशिका में परिवर्तन हुआ तो हो सकता है कभी कभी इतना ज्यादा परिवर्तन हो जाता है कि नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, वो पूरी तरह से जीव ही अलग हो जाता है। एक है टॉपिक क्या है, अनिषेक फलन। इसमें क्या होता है, कुछ पौधे में निषेचन के बिना ही क्या हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। निषेचन के बिना फल के उत्पत्ति की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं केला, अनानास, संतरा, अंगूर। ये सब में क्या होता है कि ये सब बिना निषेचन का ही क्या कर लेता है, फल का निर्माण कर लेता है। इन लोग का जो बीज होता है ज्यादा डेवलप बीज नहीं होता है। बहुत बार देखने को मिलता है कि बिना बीज वाला भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। अंगूर खाते हैं लोग, देखते हो कभी बीज हमेशा मिलता है क्या, उसमें बहुत कम में मिलता है। तो ये बिना निषेचन के क्या हो जाता है कि फल का निर्माण कर लेता है, इसलिए इसमें बीज हम लोग को कम देखने को मिलता है। लेकिन हमेशा नहीं कि नहीं मिलता है, कम मात्रा में मिलता है, हम ये बोल रहे हैं। केला में भी वैसे ही होता है, कभी कभी किसी किसी केला में देखते हैं लोग कि उसमें बीज होता है अंदर में, लेकिन बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। बहुत कम केला में हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है, बीज बनता है लेकिन हम लोग को इसमें बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। और ये क्या हो जाता है, तो बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है, तो ऐसा कुछ संभावना उत्पन्न होता है जिसके कारण क्या हो जाता है कि बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है। देखिए निषेचन होने पर क्या होता है कि इसमें क्या हो जाता है कि ये जब बिना बीज का जो, ये बिना बीज का कैसे निर्माण होने जाता है, तो बिना बीज का निर्माण होने का कारण क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग जानते हैं कि दो चीज का और लेयर होता है। जब फूल होता है तो फूल में टोटल कितना पार्ट होता है, 4 गो होता है ना। कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा होता है राकेश? फूल का 4 कौन कौन अंग पढ़े हैं हम लोग?
बाद दल पुंज होता है ना, तो वो सबसे भी क्या हो जाता है, फल का वो फल में बदलने लगता है, जिसके कारण हम लोग ऐसा देखने को मिलता है कि इसमें बिना क्या होता है कि निषेचन का ही हम लोग फल देखने को मिल जाता है। इसलिए बेसिकली अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं, जो बीजांड होता है वो किसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है, और जो क्या होता है अंडाशय होता है वो किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। ये आगे चलकर क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत जगह कि बीज का निर्माण किससे होता है, तो जो अंडाशय होता है, तो बीजांड जो होता है, बीजांड से किसका निर्माण होता है, वो बीज में बदल जाता है, और जो क्या होता है अंडाशय होता है वो किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। ठीक है, परागण तथा निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीज का विकास प्रारंभ हो जाता है, परंतु यह विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। इस प्रकार निर्मित फलों में कम विकसित बीज उत्पन्न होते हैं। वैसे लिखा हुआ है जो अभी हम थोड़ा देर पहले बताया कि इसमें जो बीज होता है बहुत कम विकसित होता है। इसमें परागण तथा निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीज का विकास क्या हो जाता है। अब देखिए, परागण की क्रिया होता है और निषेचन क्रिया अगर हुआ तो बीज का विकास प्रारंभ हो जाता है, परंतु विकास कुछ समय के बाद क्या हो जाता है रुक जाता है। इस प्रकार के निर्मित फलों में, अब देखिए बीज जो होता है तो बीज का विकास लेट से होता है, ठीक, कि परागण के पहले क्रिया होता है, परागण के बाद क्या होता है निषेचन होता है। देखिए अभी इतना देर से इतना चीजें हम बोलने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक पूछे खड़ा करा है कि परागण घटना किसको कहते हैं, तो अभी नहीं बता पाएंगे लोग। सभी को याद है परागण किसको कहते हैं? आइए बताइए परागण किसको कहते हैं? क्या नहीं पता है? खड़े होइए पहले, बोलिए परागण किसको कहते हैं? जब कुछ पूछा जाए तो एक तो नोट्स नहीं रहेगा कि नोट्स निकाल कर देखा जाए कि क्या पूछ रहे हैं। जब एक को खड़ा करा के पूछे तो देखने के लिए कुछ होना चाहिए ना, ना नोट्स होगा ना बुक होगा। कहाँ है आप लोग का नोट्स? कहाँ है? घर पर क्या है? सबको मंडे से बता रहे सभी को, और नोट्स नहीं रहेगा ना उसके बाद बताते हैं। क्या होता है परागण? क्या होता है अब बताइए ना पहले। जब परागण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प की वर्तिका या उसी जाति के पुष्प के वर्तिका पर जाता है, उसी परागण। बैठिए, क्या बोला गया? परागकण का निर्माण कहाँ होता है? केसर कहाँ पे? एक शब्द याद नहीं रह रहा है, खाली आइएगा लोग ऐसे ही टाइम पास कीजिएगा लोग, कैसे होगा? तो क्या होता है परागकण का निर्माण? परागकोश में होता है। परागकोश से वहां से निकल के कहाँ पे जाता है? स्त्री के सर के वर्तिकाक पे जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घटना को परागण कहते हैं।
परागन तो हो गया, परागकण कहाँ पे पहुंच गया? स्त्री के सर के वर्तिकाक पे पहुंच गया। उसके बाद क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन के लिए क्या होता है? निषेचन कैसे होता है? परागकण क्या करता है? पराग नली का निर्माण करता है। पराग नली के निर्माण करके कहाँ पे पराग नली कहाँ से जाकर कनेक्ट होता है? बीजांड से। उसी पराग नली से होते हुए पहले परागकण क्या होता है? परागकण विभाजित होता है, एक कायिक कोशिका बनाता है, 2 नर युग्मक बनाता है। पहला नर युग्मक बीजांड के अंदर किससे जाके मिलता है? अंड कोशिका से मिलता है। दूसरा नर युग्मक किससे जाके मिलता है? केंद्रीय कोशिका से मिलता है। तो मिलने के बाद उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। मिल गया मतलब क्या? निषेचन हो गया, उसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। बैठिए, तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जब निषेचन होता है या परागन और दोनों निषेचन है, परागन और निषेचन क्रिया जब होता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? बीज क्या करता है? बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें ज्यादा दिन तक नहीं होता है, ये कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है। जब कैसा होता है? अभिषेक अनिषेक फलन होता है तब। और ये ज्यादा अंगूर वगैरह भी एग्जाम्पल हम देखा है। परागन तो होता है परंतु निषेचन क्रिया नहीं होता है। मतलब कुछ में क्या होता है कि पूरी तरह से निषेचन क्रिया होगा ही नहीं। कुछ जो फल होगा जिसमें क्या होगा? निषेचन क्रिया होगा लेकिन बीज का विकास नहीं हो पाता है। और कुछ में ऐसा होता है कि परागन क्रिया होगा लेकिन निषेचन क्रिया नहीं होगा। तो इस केस में भी क्या होता है? ऐसी स्थिति में वर्तिकाक पर अंकुरित हो रहे परागकण ही अंडाशय को क्या करता है? फल बनाने के हेतु उद्दीपित करता है। मतलब वही चीज लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है? परागन की घटना पहला देखिए, पहला केस ऐसा बनता है अनिषेक फलन में। पहला केस ऐसा बनता है कि परागन की घटना भी होगा, निषेचन की घटना भी होगा, बीज भी बनना शुरू होगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? वो रुक जाता है। बाकी सब में जो निषेचन होता है उसमें क्या होता है? बीज का निर्माण होगा, फिर फल का भी निर्माण हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है? रुक जाता है। और उसमें हम लोग को रुकने के बाद में क्या हो जाता है कि फल का निर्माण तो हो जाता है, जैसे अंगूर में हम लोग देखने को मिलता है। दूसरा केस ये देखने को मिलता है परागन की घटना होगा लेकिन निषेचन की घटना नहीं होगा। मतलब परागन घटना होगा मतलब क्या? परागकण वर्तिकाक पे पहुंच गया, लेकिन वहां से पहुंचने के बाद पराग नली का निर्माण नहीं किया। पराग नली का निर्माण नहीं करके मतलब अंदर में नहीं गया परागकण, तो वहीं पर वो रुक जाता है, निषेचन घटना नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है कि वर्तिकाक पर जो कौन आया था? वर्तिकाक पर परागकण आया हुआ है। तो वर्तिकाक पर अंकुरित हो रहा है परागकण। अब वर्तिकाक पर क्या होने लगता है कि अंकुरित होने लगता है परागकण। वही अंकुरित होकर क्या करता है? अंडाशय को क्या करता है? उद्दीपित करता है। उद्दीपन समझते हैं लोग? कोई क्रिया कराने के लिए हम लोग क्या करता है? अंदर से कोई चीज हार्मोन उत्तेजित कराता है, कोई चीज भी क्रिया कराने के लिए, गुस्सा लाने के लिए, रोने के लिए, हंसने के लिए, किसी को मारने के लिए। तो ये सब कौन कराता है? हम लोग शरीर का जो उद्दीपन होता है वही क्रिया हम लोग कराता है। तो वही चीज यहाँ पर क्या कराता है? उद्दीपन कराता है। तो ये कौन कराता है उद्दीपन? जो परागकण होता है जो अंकुरित होते रहता है। परागकण तो नीचे गया नहीं, वर्तिकाक पर ही क्या होने लगा? अंकुरित होने लगा। तो वही क्या करता है? उद्दीपित कराता है किसको? अंडाशय को। इसलिए अंडाशय ही क्या होता है? बाद में फल में बदलता है। तो अंडाशय को ये उद्दीपित करने लगता है इसको फल में बदलने के लिए। तीसरा ऐसा होता है कि इसमें ऐसा देखने को मिलता है ना तो परागन होगा नहीं निषेचन होगा, दोनों में से कोई घटना नहीं होगा। जैसे कि केला में होता है, इसमें से कुछ भी नहीं होता है, ना निषेचन होगा नहीं परागन नहीं होगा, तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा, फिर भी इसमें क्या होता है? फल का निर्माण होता है। तो इस तरह से जितना ये केस दिया हुआ है सभी को हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पे अनिषेक जनन का मतलब वही हो गया कि इसमें क्या हो जाता है कि निषेचन घटना होकर मतलब जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है क्या होता है निषेचन का, वैसे इसमें नहीं होता है। जैसे नॉर्मल प्रोसेस मतलब बीज का निर्माण हुआ, बीज के निर्माण होने के बाद उसके बाद क्या होता है? उसके ऊपर फल का निर्माण होता है। तो उसमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है। दिया है बीज रहित फलों के विकास के लिए कुछ रसायन या हार्मोन। जो बीज रहित फल होते हैं, बीज रहित फल का मतलब क्या?
जिसमें बीज ना हो। पहला दिया हुआ इंडोल एसिटिक एसिड है। तो ये सब क्या करता है, कुछ हार्मोन है जो फल के विकास करने में क्या करता है, मदद करता है। अब ऐसे कि इसमें तो बीज का निर्माण नहीं होता है, लेकिन फल का निर्माण होता है। तो ये कुछ हार्मोन होता है जो क्या करता है कि उसको उद्दीपित करता है, किसके लिए, फल के निर्माण करने के लिए। तो पहला यहाँ पे एक हार्मोन का नाम दिया हुआ है। अच्छा, ये सभी को पता है ना कि रासायनिक पदार्थ या हम उसको हार्मोन बोले। हार्मोन का मतलब क्या होता है, कुछ थोड़ा सा भी आइडिया है? कोई भी शरीर में क्रिया कराने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, हार्मोन का स्राव होता है। हाँ, वो ग्रंथि से ही स्राव होता है। जो हार्मोन निकलता है हमारे किसी न किसी ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है। हार्मोन का स्राव पेड़ पौधा में भी होता है और इंसान में। इंसान देखिए, किसी को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन का स्राव होता है। तो हम लोगों में कंट्रोलर सिस्टम दो होता है, एक तो हार्मोन भी कराता है, दूसरा न्यूरॉन भी कराता है। दूसरा क्या होता है, न्यूरॉन भी हम लोग का क्या कराता है, जो न्यूरॉन होता है वो भी हम लोग कंट्रोल कराता है, और हार्मोन भी क्या कराता है, कंट्रोल कराता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप लोग पढ़े हैं चैप्टर 10 क्लास में, कि हम लोग को अपने ऊपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो रखता है। बहुत लोग का न्यूरॉन खराब होने लगता है तो उसके शरीर का कंट्रोल बिगड़ जाता है। न्यूरॉन काम नहीं करता है तो हम चाहते हैं कैसे हाथ उठा ले तो नहीं उठेगा। हमारे शरीर में जो न्यूरॉन होता है, अगर हम न्यूरॉन काम नहीं करेगा तो हम चाहेंगे कैसे हाथ उठा ले तो नहीं उठेगा। ये हाथ उठाने के लिए भी कौन सिग्नल भेजता है, दिमाग सिग्नल भेजता है। दिमाग जब हमारे दिमाग में से सिग्नल आता है यहाँ तक पहुँचता है, तभी जाके मेरा क्या होता है, हाथ उठता है। और यहाँ सब जो क्या होता है, न्यूरॉन कनेक्ट होता है, न्यूरॉन कनेक्ट होते हुए मेरे दिमाग तक जाता है। तो न्यूरॉन का कनेक्शन जो होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, किसी का अगर यहाँ का न्यूरॉन काम करना इतना बंद कर दिया तो उसका हाथ जो हो जाए क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, पैरालिसिस बोलते हैं। ठीक, तो वो काम करना बंद कर देता है। तो ये होता है न्यूरॉन का काम। लेकिन बहुत सारे ऐसा केस में हम लोग क्या होता है, जैसे आंसू निकलना, गुस्सा आना, ठीक, तो ये सब जिस चीजें जो उत्पन्न होता है, ये सब कहाँ से होता है, तो ये कौन, ये न्यूरॉन नहीं कराता है, ये कौन कराता है, हार्मोन कराता है। अलग अलग ग्रंथियों से हार्मोन जो स्रावित होता है वो ये डिसाइड करता है कि हमको गुस्सा आ रहा है, हंसी आ रहा है, तो ये सब क्या, कौन इसको कंट्रोल कौन करता है, सबके सब हार्मोन कराता है। तो हार्मोन और न्यूरॉन दोनों हम लोग क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। लेकिन पेड़ पौधा में न्यूरॉन नहीं होता है, सिर्फ उसको कौन कंट्रोल करता है, सिर्फ हार्मोन कंट्रोल करता है कोई चीज का निर्माण करने के लिए। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ फल का निर्माण करने के लिए जो बीज रहित हो। बीज रहित मतलब उसमें बीज का निर्माण नहीं हो, तो उसके लिए कुछ हार्मोन होता है जो ऐसा काम करता है। तो पहले यहाँ पर नाम क्या दिया हुआ है, इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी कहीं पर लिखा हुआ देखने को मिल सकता है IA, 4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। उसके बाद एक और है ब्यूटाइडिक एसिड। तो ये याद रखना है, कुछ हार्मोन का नाम है जो क्या करता है, बीज रहित फल का निर्माण करता है, जिसमें बीज नहीं। अब आज के साइंटिस्ट क्या चाहते हैं कि जितना भी फल बने ज्यादातर बिना बीज का बने, मतलब हाइब्रिड बनाना चाहते हैं। इसलिए बीज के साथ खाने में मजा नहीं आता है, बीज निकालना पड़ता है। सभी को पता है कि ऐसा बहुत सारा फल है जिसको हम लोग बीज निकाल के खाना पड़ता है, दिक्कतें होता है। जैसे तरबूज खाते हैं हम लोग, सेब भी होता है, सेब का भी बीज निकालना पड़ता है। इसीलिए आज के डेट में साइंटिस्ट चाहते हैं कि ज्यादातर जो फल बने उसके अंदर बीज ना हो, जिससे खाने में आसानी हो। अभी थोड़ा देर रुका जाए ना। अब लिखा हुआ आगे भ्रूण का विकास। तो भ्रूण कैसे बना, पहले एक बार फिर से आइडिया लेते हैं, भ्रूण कैसे बना। तो हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े कि दो नाड़ी युग्मक बनता है किससे, परागकण से। एक नाड़ी युग्मक किससे मिलता है, एक नाड़ी युग्मक किससे मिलता है, दो नाड़ी युग्मक बनता है तो एक किससे मिलता है, अंड कोशिका से मिलता है। तो जो अंड कोशिका से मिलता है उसी से क्या बनता है, युग्मनज बनता है।
आज जो युग्मनज बनाता है उसी से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। जो युग्मनज बनाता है उसी से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। अभी क्या बोले? अभी हम क्या बोले? भ्रूण का विकास कैसे होता है? भ्रूण कैसे पहले बनता है? क्या हुआ? बोलिए तो, खड़े हुए तो, खड़े होइए। अभी हम क्या पता है? हाँ, भ्रूण कैसे बनता है? भ्रूण कैसे बनता है? हम जो बताए वो बताइए ना। वो भी नहीं लिखा हुआ है वहां पे। जब पढ़ने का ही मन नहीं रहता है तो आते काहे के लिए? हम तो बार बार बोलते हैं नहीं आने के लिए। नहीं तो बोलिएगा अगले क्लास से खिड़की के बाहर खड़ा करा देंगे, वहां से देखते रहिएगा। हाँ, सिर्फ बैठने के लिए आते हैं। तो भ्रूण का विकास कैसे होता है? परागकण से दो नाड़ीयुग्मक का निर्माण होता है। एक नाड़ीयुग्मक किससे मिलता है? तो अंड कोशिका से मिलता है। कितना बार रिपीट हो गया? अंड कोशिका से मिलता है। मिलने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है, मतलब युग्मनज बनता है। और वही युग्मनज जो बनता है वही क्या करता है? कुछ कोशिका विभाजन के बाद वो भ्रूणीय अवस्था ले लेता है। उसी को हम लोग भ्रूण कहते हैं। अब भ्रूणीय अवस्था में किसी भी अब खाली पेड़ पौधा का ही नहीं बात कर रहे, किसी भी जीव में क्या होता है? भ्रूणीय अवस्था में उसका विकास होते रहता है। ठीक, तो कुछ दिनों तक विकास उसका चलता है, तो उसी को हम लोग भ्रूण कहते हैं। वही भ्रूण के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि भ्रूण का विकास कहते हैं। तो दिया निषेचन के बाद अंड कोशिका युग्मनज का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या है? जाइगोट से, जाइगोट ही युग्मनज बोलते हैं। इसका नाम ध्यान में रखना है, कहीं पर कुछ लिखा रहेगा तो युग्मनज मतलब जाइगोट। तो जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को, तो जाइगोट से जब यहाँ पे युग्मनज बन जाता है, तो युग्मनज जब बन गया तो उससे भ्रूण, जब तक भ्रूण का निर्माण नहीं हो जाता है, वो पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। मतलब क्या है कि जो ये युग्मनज बना, तो युग्मनज के बाद क्या बनना है? इसको भ्रूण बनना है। तो युग्मनज का भ्रूण का बनने का प्रोसेस जो होगा पूरा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? भ्रूणोद्भव के नाम से जानते हैं। युग्मनज कैसे बना है? तो हम अभी इसके पहले पढ़े कि युग्मनज कैसे बनता है। तो युग्मनज हमेशा कैसे बनता है? नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने से बनता है। नर युग्मक कहाँ से आया? परागकण से आया। मादा युग्मक कहाँ से बना? तो बीजांड के अंदर एक अंड कोशिका बना था, जिसका साथ दो सहायक कोशिका भी था। तो क्या था? मादा युग्मक था। दोनों आपस में मिला, मिलने के बाद क्या बनाया? युग्मनज बनाया। युग्मनज बनने के बाद इसका विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण का जो निर्माण होने तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव के नाम से जानते हैं। देख लेते हैं। अब देखिए, जो भ्रूण बनता है तो इसमें हम लोग को दो टाइप का हम लोग को भ्रूण का विकास हम लोग को देखने को मिलता है। एक होता है द्विबीजपत्री और एक होता है एक बीजपत्री। इसलिए कि जो बीज बनता है वो दो प्रकार का बीज बनता है। किसी पौधा में क्या बनेगा? एक बीजपत्री बीज बनेगा। किसी पौधा में क्या होता है? द्विबीजपत्री पौधा का बीज बनता है। तो दोनों बीजों के बारे में हम लोग देखेंगे उसका विकास कैसे होता है। चलिए रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।